और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे मोदी सरकार के 11 साल जो लगातार काम हुआ उसका जिक्र हुआ और इसी विषय पे हम करेंगे अब चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष। मोदी सरकार 11 साल बेमिसाल, क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है देश में एक बड़ा बदलाव आया है, लेकिन विपक्ष इसको लेकर कह रहा है कि साहब ऐसा कुछ भी खास हुआ नहीं है। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, इसके अलावा स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे साथ में राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। अनंत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तहसीन जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि आप स्टूडियो में मौजूद हैं। एक मौका होता है, रस्म होता है, 11 साल पूरे हुए हैं, कुछ भी आप अच्छा देखते हैं इन 11 वर्षों में जो देश हित में, आम लोगों के हित में आपको दिखाई पड़ता है? क्योंकि आलोचना या तमाम प्रकार की बहस तो हमेशा चलती रहती है, कुछ बेहतर बताएंगे आप? अव्वल तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ और गोपाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सभी बीजेपी के जितने भी मेंबर्स हैं कि 11 वर्ष पूरे हुए। हाँ, अगर आप मुझसे पॉजिटिव पूछ रहे हो तो 2 या 3 चीज़ जिसको मैं पॉजिटिव मानता हूँ वर्तमान सरकार की। एक तो आर्टिकल 370 हटाना, सभी सरकारों ने उसको घीस दिया था, मोदी सरकार ने उसको एक झटके में हटा दिया तो बहुत अच्छा था। एक राम मंदिर का जो सोल्यूशन आया वो एक बहुत अच्छा था, और जो पाकिस्तान के खिलाफ हमारा जो टॉलरेंस लेवल है वो कम करते, थ्रेशोल्ड हमने कम किया है, और ऑपरेशन सिंदूर, मुझे लगता है ये 3 चीज़ बहुत अच्छी थी। इसके पहले भी जब पुलवामा हुआ, उसके बाद बालाकोट में स्ट्राइक्स, आई थिंक जो थ्रेशोल्ड हमने कम किया है इन चीज़ के लिए मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार साधुवाद के पात्र है। आपको लगता है कि अभी कुछ और चीजें जिनमें बेहतर तो हुआ, लेकिन और ज्यादा बेहतरी की जरूरत भी है? इकॉनमी में पूरी तरह से फेल हो चुकी सरकार। ये ठीक है कि हम 5th या 4th लार्जेस्ट इकॉनमी है, लेकिन जिस रफ्तार से ओवरऑल इकॉनमी बढ़ी है, पर कैपिटा इनकम उस रफ्तार से बढ़ी नहीं है। टैक्स टेररिज्म, जीएसटी एक्सटॉर्शन, सबसे ज़्यादा हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स पिछले 11 साल में भारत छोड़ते गए, सबसे ज़्यादा लोगों ने पासपोर्ट छोड़ा है। जिस तरह से फाइनेंस मिनिस्ट्री के ब्यूरोक्रेट्स इस देश को और ऑनेस्ट बिजनेसमैन को हैरेस करते हैं, इस देश में बिजनेस करना मुश्किल हो चुका है। और कहीं ना कहीं अगर प्रधानमंत्री जी की कोई कमजोरी है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के ब्यूरोक्रेट्स है, पूरी तरह से बाबू की तरह काम करते हैं। और सबसे पहला काम अगर प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए, जैसे आर्टिकल 370 को झटके से हटा दिया, 90% वो ब्यूरोक्रेट्स को हटाना चाहिए। बिल्कुल कॉमन सेंस नहीं। ब्यूरोक्रेसी के बिना काम कैसे चलेगा? देश में व्यवस्था चली आ रही है लगातार। खैर, गोपाल जी से पूछता हूं। गोपाल जी सुझाव दे रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी पे थोड़ा सा लगाम लगाई, लेकिन क्योंकि आप अर्थव्यवस्था को और बेहतरी से समझते हैं, और तहसीन ये कह रहे हैं कि साहब अर्थव्यवस्था के मोर्चे पे बहुत कुछ अभी होना बाकी है, लेकिन मैं सवाल आपसे पूछता हूं कि आपको लगता है कहीं अभी गुंजाइश जहां पे 11 वर्षों में जो सफर तय हुआ और बेहतर हो सकता था आपकी नजर में? देखिए, गुंजाइश तो हर वक्त रहती है। तहसीन पूनावाला जी ने बहुत अच्छे से कुछ बातें कही हैं, उनका लिए भी अभिनंदन भी मैं करना चाहता हूं कि देखिए, राजनीति में ऐसा पॉजिटिव अगर अप्रोच होता है तो देश भी तरक्की करता है। मैं अब 1-2 बातें आपके सामने जरूर कहना चाहता हूं कि देखिए, बेहतरी तो हर समय हो सकती है। कोई अल्टीमेट हो गया हो, कोई चीज़ होती है तो फिर तो आगे का कोई काम ही नहीं रहता। लेकिन जो अचीवमेंट, हम कंपैरिजन किसको करेंगे? कांग्रेस रूल, यूपीए रूल के 60 वर्ष के सत्ता में रहने पे और इस 11 वर्ष को, या उनके पिछले 11 वर्ष को, उनके 11 वर्ष यूपीए के और मोदी जी सरकार के 11 वर्ष, इनको कंपेयर करें तो मार्क डिफरेंस है अर्थव्यवस्था को। क्योंकि इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में हम लोगों को और बेटर परफॉर्मेंस करना चाहिए जी। आप फ्रेजाइल 5 से 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी आए। कई लोग कहना चाहते हैं कि ये तो ऑटो पायलट में, अगर ऑटो पायलट में हो इकोनॉमी तो फिर तो बात ही नहीं है। कंटिन्यूअस एफर्ट और रिफॉर्म्स के कारण ये हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का जिस तरह रिवाइवल हुआ है। आज आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग 2014 में देखिए, लोग कहते थे कि ये तो लायबिलिटी है देश के ऊपर, सरकार के ऊपर, इनसे गेट रिड ऑफ देम। आज वही पब्लिक सेक्टर जो सेक्टर अंडरटेकिंग है, चाहे HAL देख लीजिए, मेजॉन डॉक ले लीजिए, चाहे ऑयल मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग कंपनीज को देख लीजिए, डिफेंस की इंडस्ट्रीज को, और भी जो इंडस्ट्रीज हैं, सभी में लगभग 10 लाख करोड़ का कैपेक्स एनुअल कर रहे हैं। 4 लाख करोड़ का उन्होंने एनुअल कंट्रीब्यूशन किया। गोपाल जी, आप जो आंकड़े रख रहे हैं, कई बार आम नजरिए से उन चीजों में लगता है कि साहब मेरी जिंदगी में इसमें क्या बदला, इनमें आम नजरिए से समझने के लिए मैं आ रहा हूं। गोपाल जी, मैं आता हूं आपके पास में। अनंत विजय जी भी हमारे साथ। एक आंकड़ा आम आदमी का बता देता हूं। 90,000 रुपए जो पर कैपिटा इनकम थी, आपने बताया 2,38,000
रुपए उसकी पर कैपिटा इनकम हो गई, दुगने से ज्यादा इन 11 साल में बढ़ी है। और इन्फ्लेशन इतना कम हुआ, महंगाई दर कम हुई है। तो बिल्कुल 4.7 के आसपास, 3.7 के आसपास आ गई, इसमें कोई दो राय नहीं। अनंत जी, सवाल यह है कि 11 साल को जब पीछे मुड़ के देखें तो क्या बड़ी, हम राजनीतिक बात नहीं करेंगे, सामाजिक आर्थिक ऐसे मिसाल दिखाई पड़ते हैं जिससे कहा जा सके साहब ये रही सबसे बड़ी उपलब्धियां? अनंत जी। हाँ बिल्कुल, मुझे तो कई सारी जो सोसाइटी में चेंजेस आए हैं ना, वो मुझे बड़े इम्पैक्ट छोड़ने वाले और बहुत दूर तक उसका प्रभाव दिखाई देता है। जैसे अगर आप देखें तो महिलाओं के लिए अक्रॉस द सेक्शन नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो काम किए हैं, आप लोग पता नहीं अग्रवाल साहब या तहसीन भाई गांव कभी रहे हैं कि नहीं रहे, मुझे नहीं मालूम कि ये लोग अर्बन लोग हैं, मैं गांव से आता हूँ और मैंने गांव में उन महिलाओं की दिक्कतों को देखा है। उनको शौचालय देना इज ए रिवॉल्यूशन, मैं इसको क्रांति कहता हूं आर्यन जी। और इस प्रकार से, जिस प्रकार से उज्ज्वला के, मैं वो स्कीम नहीं गिना रहा हूं, मैं तो गिना रहा हूं कि महिलाओं के जीवन स्तर को उठाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में जो काम किया वो किसी क्रांति से कम नहीं है। आप क्रांति का इतिहास उठा के देख लीजिए, अगर समाज के उत्थान की उसमें अवयव आपको न मिले तो वो क्रांति नहीं कहलाती है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से, और वो चुनाव में वोटिंग के समय दिखा भी, महिलाओं ने दिल खोल के नरेंद्र मोदी को वोट दिए क्योंकि उनको लगता है कि ये एक आदमी है, और विपक्ष ने बहुत मजाक भी उड़ाया। दूसरी बात, अभी तहसीन भाई बड़े स्मार्ट हैं और मैं इनका बहुत फैन हूं, इनके ओरेटरी का। इन्होंने बड़ी कायदे से एक बात कही, देखिए जैसे उन्होंने कहा ना कि जिस रफ्तार से अर्थव्यवस्था बढ़ी उस रफ्तार से पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ी। कितना स्मार्टली इन्होंने दोनों बात कह दिया। अगर आप बिटवीन द लाइंस पकड़ने का प्रयास करेंगे इनको, तब तो ये पकड़ में आएंगे। ऐसे जनता को लगेगा कि अरे तहसीन भाई ने ठीक ही कहा होगा, लेकिन अग्रवाल साहब ने उसकी हकीकत को सामने रख दिया कि कैसे 2 लाख रुपए तक पहुंच गया वो। तो अर्थव्यवस्था के मुंह पर नरेंद्र मोदी सरकार के सामने एक चुनौती महंगाई की अवश्य है। महंगाई दर भले कम हुई, लेकिन महंगाई दर और महंगाई दोनों में अंतर होता है। महंगाई बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती होती है, वो कोई भी देश हो, उस पर सरकार को काम करने की आवश्यकता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने सामाजिक स्तर पर जो बदलाव किए हैं वो बहुत रेखांकित करने योग्य है। तहसीन जी, एक तो आपने शुरुआत में कुछ उपलब्धियां को सराहा भी कि 11 वर्षों का ये उपलब्धि है। एक बड़ा आंकड़ा आया है जो मोदी सरकार देती थी, उसे अभी वर्ल्ड बैंक ने दिया कि लगभग 27 करोड़ लोग अति गरीबी की स्थिति से बाहर निकले, उनका जीवन स्तर बेहतर हुआ है। तो इतने बड़े देश में अगर 27 करोड़ लोग इस प्रकार की स्थिति से बेहतर जिंदगी में गए हैं तो ये भी तो एक उपलब्धि माना जाएगा। जी बिल्कुल, इसको मैं मानता हूँ। उस डेटा को भी मैं पढ़ा और ये वापस इसके लिए वे बधाई के पात्र है वर्तमान सरकार के। 27 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाला और इसीलिए तो हम आज़ाद हुए। जैसे नेहरू जी कहते हैं हमें गरीबी से बाहर आना था जब उन्होंने 15 अगस्त को स्पीच दिया। लेकिन उसके बाद आगे के हम किस तरह से फ्यूचर, हमारे जो यंग पॉपुलेशन है उन्हें अपॉर्चुनिटीज कैसे दे सकते हैं, जो लोग गरीबी से बाहर आते हैं एक एस्पिरेशनल जिंदगी कैसे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब हमारे डिजिटल करेंसी और हमारे थर्ड वेब 3.0 पर कोई पॉलिसीज नहीं वर्तमान सरकार की, चाहे सरकार हो चाहे उसकी फाइनेंस मिनिस्ट्री हो। हमारी क्रिप्टो के ऊपर क्या पॉलिसी है, हम कैसे इनको वर्कफोर्स को इंटीग्रेट करेंगे, किस तरह से हम क्वांटम कंप्यूटर्स को आगे ले जाएंगे, उस पर कोई पॉलिसी नहीं है। एआई को हर क्लास के अंदर पढ़ाना है, उस पर कोई पॉलिसी नहीं है। स्पेशल मिनिस्ट्री होनी चाहिए एआई के ऊपर। तो हम इन क्षेत्रों में पीछे जा रहे हैं, इन क्षेत्रों के लिए पॉलिसी नहीं है, इसके लिए लीगल पॉलिसीज अब तक हमारी नहीं बनी है। तो कहीं ना कहीं अगर हमने इन पर फोकस नहीं किया, ये न्यू जनरेशन इकोनॉमी है, भारत फिर से पीछे चले जाएगा। जैसे वेब 2.0 में भारत आगे गया था, जिसके कारण इतनी गरीबी से हम लोगों को बाहर ले आए, वेब 3.0 के लिए हमारी पॉलिसीज क्या है। आप किसी भी ब्यूरोक्रेट को पूछ लीजिए क्या क्रिप्टो लीगल है या इलीगल है, उसको जवाब नहीं पता, पर उस पर टैक्स लगाएंगे। क्या आप डिजिटल, तो ये जो सारी पॉलिसी, क्वांटम कंप्यूटर्स, क्या आप उसका मैन्युफैक्चरिंग पे आपकी क्या पॉलिसी है, कोई पॉलिसी नहीं। तो कहीं ना कहीं भारत इस पर जब तक स्पष्ट नहीं होगा, जिन लोगों को हम गरीबी के बाहर निकाले, हम उनको एक एस्पिरेशनल जिंदगी कैसे देंगे। ठीक है गोपाल जी, सवाल यह है कि बहुत सी बेहतरी के बाद भी अभी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पे आप एक पॉलिसी पैरालिसिस का जो आरोप पिछली सरकारों पे लगाते थे, आपके पास भी वो पॉलिसी दिखाई नहीं पड़ रही है, ये आरोप लगा रहे हैं तहसीन जी। गोपाल जी।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिसीज के महत्वपूर्ण है कि पॉलिसीज हमारे देश में पिछले जब से स्वतंत्र हुए बनते थे। प्रॉब्लम ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन को लेके। जी। प्रधानमंत्री मोदी जी का यह है कि जो हम कोई भूमि पूजन करेंगे तो उसका इनॉग्रेशन भी हम करेंगे। कितने सारे जो चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को ले लीजिए, कितनी तरह की। अभी सबसे बड़ी पॉलिसी तो तहसीन पूनावाला जी ने बताया कि हमारा जो टेररिज्म पे था पॉलिसी, उसका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। जिस तरह से हमारी डिफेंस की पॉलिसी थी, डिफेंस में हम 70-80% प्रोक्योरमेंट हमारी रिक्वायरमेंट का इंपोर्ट करते थे। आज हम 68% डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट डिफेंस में कर रहे हैं। जी। जेम पॉलिसी देख लीजिए, ओएनडीसी देख लीजिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जेम के अंदर कितना जबरदस्त प्रोक्योरमेंट ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है। ऑनलाइन नेटवर्क जो कॉमर्स का जो प्लेटफॉर्म बन गया है। आज एमएसएमई की पॉलिसी देख लीजिए, उनकी क्रेडिट अवेलेबिलिटी देख लीजिए। गोपाल जी, लेकिन रोजगार को लेकर भी विपक्ष आपको घेरता रहता है। गोपाल जी, पॉलिसीज पे मैं नाम लिस्ट बना सकता हूं। ठीक है, लेकिन रोजगार पे भी मैं आपसे जवाब चाहता हूं। जी, रोजगार को लेकर भी आपको विपक्ष घेरता रहता है। वो कहता है साहब कहां है वो नौकरियां जो आपने गिनाई थी 2 करोड़ साल की। देखिए, मैं रोजगार को लेके, अगर रोजगार में अगर आप कोई ये समझता है कि सरकारी नौकरियां ही देनी है तो इस देश की रोजगार की समस्या जिंदगी भर नहीं खत्म होगी। रोजगार की समस्या स्वरोजगार और प्राइवेट सेक्टर का जो एमएसएमई सेक्टर है, या जो वेंडर जोन्स हैं, या जिस तरह के स्वरोजगार विश्वकर्मा योजना है, जो सारी योजनाएं ई कॉमर्स है, इन तरह के क्लस्टर डेवलपमेंट की योजना है, जो 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट की योजना है, इनका एमएसएमई एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात है, कोऑपरेटिव सेक्टर को डेवलपमेंट की बात है, मुद्रा लोन की बात है। इन्हीं से तो रोजगार होगा। आज 52 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिला है, तो क्या उससे 52 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिला होगा? हो सकता है उसमें 30-40% पहले के भी इंडस्ट्रीज हों जिनको मिला है, लेकिन उसमें से नए भी तो होंगे बहुत सारे। ठीक है, नए भी होंगे। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास में। अनंत जी, सवाल में स्पेसिफिक महिला और किसान को लेकर इन 11 वर्षों में आपको लगता है एक बदलाव दिखाई पड़ रहा है सशक्तिकरण को लेकर, उनकी जिंदगी में बेहतरी को लेकर? अनंत जी, जो दोनों प्रश्न आपने पूछे हैं ना, महिला और किसान, इसके पहले की सरकार को उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। पहले की सरकारें अस्थि होती थी और मोदी की सरकार भवती है। अस्थि और भवती का जो फर्क है इसको समझना होगा। अस्थि मतलब है, भवती मतलब एस्पिरेशंस क्या है, इवॉल्व कैसे हो रहे हैं आप। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन दोनों सेक्टर को इवॉल्व कराने का एक स्वप्न देखा है। चाहे किसानों के मुद्दे पर आप कह सकते हैं कि किसानों की बहुत बड़ी उस समय एक आंदोलन भी हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री को अगर उनकी गलती का अनुमान हुआ, एहसास हुआ, उन्होंने महसूस किया, तो क्षमा मांगने का साहस भी इसी प्रधानमंत्री ने दिखाया, जो 303 सांसदों वाली दल के प्रधानमंत्री थे। क्षमा नहीं मांगते तो कुछ भी नहीं हो सकता था, लेकिन क्षमा मांगकर उन्होंने अपनी बड़प्पन का परिचय दिया। तो किसानों को और महिलाओं को लेकर जिस प्रकार से ये सरकार आगे बढ़ रही है, जिस प्रकार से सॉइल टेस्टिंग लैब्स खुले हैं, मैं तो छोटी छोटी बात आपको बताता हूं जो गांव के किसानों के जीवन स्तर को बेहतर कर रहा है। जो पिछले 11 साल में आर्यन जी, मैं आपको बताऊं कि गांव में जिस प्रकार से सॉइल टेस्टिंग लैब्स खुले हैं, जिस प्रकार से कार्ड्स बन रहे मिट्टी के सॉइल के, जिस प्रकार से उनकी उपयोगिता को लेकर बताने के लैब्स खुले कि आप ये फसल लगाएंगे तो आपको इतना हल होगा। हो सकता है कि बड़ी बड़ी बात करने वाले लोगों को ये सारी चीजें बहुत 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 छोटी लगती होंगी कि 140 करोड़, लेकिन किसानों का जीवन इससे बदल रहा है। किसान इससे अधिक आय कमा रहे हैं। मुझे लगता है कि इन सब चीजों को रेखांकित करने की आवश्यकता है। और एक बात अंत में कहना चाहूंगा अपने मित्र तहसीन पूनावाला के लिए, क्या मतलब आप आज बिल्कुल नाराज हैं और ठाने हुए हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर के सारे अफसरों का निकलवा के ही दम लेंगे आप? अर्थव्यवस्था के पीछे गोपाल जी को फाइनेंस मिनिस्ट्री में होना चाहिए। मैं कह रहा हूं उनसे ज्यादा विद्वान बहुत कम विद्वान लोग हैं, मैं ये कह रहा हूं। बट मैं पॉलिटिकल कमेंट नहीं कर रहा हूं। जो बाबू लोग हैं वो जो है, चाहे आईएएस या आईपीएस, उनको थोड़ा सा कंट्रोल और जुडिशरी। सरकार मुझे लगता है सुन रही होगी इस चर्चा को। तहसीन जी के इस सुझाव को लेकर फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। 11 साल को कुछ मिनट में समेट पाना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों ने वक्त निकाला, हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पार